कॉकरोच जनता पार्टी और उसके फाउंडर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे भाजपाई को अदालत ने तगड़ा झटका दिया है। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने सवाल उठाया था कि एक भाजपा कार्यकर्ता जो कि मूल रूप से कर्नाटक के हैं, वो बार बार इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अलग अलग याचिकाएं लेकर क्यों जाते हैं। लखनऊ बेंच में ऐसा क्या है और अदालतें इन्हें रोकती टोकती क्यों नहीं है। लगता है बात सही जगह पर पहुंच गई है और आज भाजपा कार्यकर्ता को टोका भी गया, साथ में रोका भी गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा उस पर तो बात करेंगे ही, और याचिका में क्या डिमांड की गई थी उसे भी देखेंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस आर नटराज की, जिन्होंने एक केस की सुनवाई के दौरान कह दिया कि कानून के दांत कमजोर हो गए हैं। जब लोगों के हाथ पैर काटने वाली सजा दी जाएगी तबे लोग सुधरेंगे लगता है। कॉकरोच वाले बयान के बाद इस बयान ने भी बवाल मचाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बात करेंगे न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट की, जिसने भारत में खासकर रामराज्य में लोकतंत्र का पूरा पोस्टमार्टम किया है और बताया है कि मजदूरों ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए जो आंदोलन किया, उसके बाद पुलिस ने इन मजदूरों के साथ जो किया वो कितना भयावह है। जो मजदूर 6,000 से 13,000 के बीच काम करते थे, एक्स्ट्रा काम करवाया जाता था, शोषण होता था, उस तनख्वाह में पेट नहीं पाल पाते थे, वो कुछ हजार रुपए अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए सड़क पर क्या उतरे। उनके सिर पे बहुत बड़ा कर्जा लाद दिया गया है और तो और बेल लेने के लिए अदालतों ने जो इनसे पैसा लिया है, जो बॉन्ड भरवाया है, वो सुन के आपकी खोपड़ियां टंटना जाएगी। यानी मार भी खाए, अरेस्ट भी हुए, जेल भी गए, पूरा परिवार खानदान डिस्टर्ब हो गया और अब कर्जे का बोझ भी, साथ ही साथ भविष्य को लेकर भी बड़ी चिंता सामने आ गई है। इस पूरी कहानी को एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा और राम राज्य का स्पेशल वीआईपी दर्शन करिएगा। बड़ा गंभीर मामला है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक भाजपा कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर, जो कि भाजपा के कर्नाटक के कार्यकर्ता हैं, बेंगलुरु के अस्थायी निवासी हैं, इन्होंने लखनऊ बेंच में एक याचिका लगाया और इस याचिका में कहा कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है और इसके जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, इनकी गतिविधियों की NIA द्वारा और ED द्वारा गहन और व्यापक जांच होनी चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता ने दावा किया कि अभिजीत दीपके की बिना रजिस्ट्रेशन वाली पार्टी CGPay एक विदेशी गुप्त रूप से वित्त पोषित संगठन है। हालांकि भाजपाई कार्यकर्ता से पूछना चाहिए कि RSS के बारे में क्या ख्याल है। रजिस्ट्रेशन तो उसका भी नहीं है और उसके भी आय व्यय का कोई खर्चा देश की जनता को मालूम नहीं है, तो क्या उनके खिलाफ भी NIA और ED की जांच की डिमांड कोई भाजपा कार्यकर्ता करेंगे। बहरहाल CPJ के खिलाफ याचिका में इन्होंने कहा है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा देने वाली गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बनाया गया है इसको। इस याचिका में इन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जब टिप्पणी की, इसके बाद सुनियोजित ढंग से डिजिटल अभियान देश के युवाओं को टारगेट करने के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए और भारत की विधिवत स्थापित सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए किया गया। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके यानी CPJ के अकाउंट चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को भड़काकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं। आगे इस याचिका में डिमांड की गई कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम से संचालित या उससे जुड़े हुए सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को, चैनल, पेज और ग्रुप्स को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाए, उन्हें ब्लॉक करने और निष्क्रिय करने का आदेश दिया जाए। यानी कुल मिलाकर भाजपा कार्यकर्ता ने कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स को बंद करने और इनकी जांच NIA तथा ED से कराने की डिमांड किया था। मगर सुनवाई के दौरान जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी ने साफ साफ कहा कि आप बेंगलुरु के स्थायी निवासी हैं तो आपको कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। बेंगलुरु का निवासी होने के नाते राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा उठाना चाहते हैं तो पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में जाइए। इस रिट याचिका का उत्तर प्रदेश से ऐसे कोई संबंध दिखता नहीं है, इसलिए इसकी सुनवाई यहाँ नहीं होनी चाहिए। यह उपयुक्त न्यायालय नहीं लगता है। हालांकि भाजपा कार्यकर्ता ने तर्क दिया कि उसने लखनऊ के एड्रेस से कुछ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन हाईकोर्ट की बेंच ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पाया कि इससे पहले भाजपा कार्यकर्ता ने सुरक्षा की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष साफ साफ ये बात कहा था कि वो बेंगलुरु का निवासी है और उसने इसी विशिष्ट आधार पर रियायत मांगी थी कि वो बेंगलुरु से आता है। यानी भाजपा कार्यकर्ताओं का खेल देखिए, सुरक्षा मांगना होता है तो कहते हैं कि हम बेंगलुरु से आते हैं, हमको सुरक्षा दे दो, और जब दूसरे मामले में याचिका लगानी होती है तो यूपी वाले बनने लगते हैं। इतना कहने सुनने के बाद न्यायालय ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब याद करिए, इन्हीं भाजपा कार्यकर्ता ने पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में कई सारे मामले उठाए और हमने ये सवाल किया था कि आखिर क्या कारण है कि ये व्यक्ति कर्नाटक से निकल के उत्तर प्रदेश में मामले उठाता है आके, और अदालतें कोई रोक टोक क्यों नहीं करती, क्यों नहीं पूछा जाता कि आप कर्नाटक छोड़ के यूपी काहे आ जाते हैं मुकदमा लड़ने। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा जब गुवाहाटी हाईकोर्ट में
न जाकर तेलंगाना की हाईकोर्ट में जाते हैं तब तो कह दिया जाता है कि आप गलत जगह पे आ गए हैं, उचित स्थान पर जाइए। भाजपा के कार्यकर्ताओं से ये बात क्यों नहीं कही जाती? तो आज कुछ लोगों ने कहा कि लगता है अंबुज जी आपकी बात सही जगह पहुंच गई है। हालांकि हम ये दावा नहीं कर सकते, मगर हाँ, ये सवाल बनता था, सवाल हुआ, चाहे जैसे भी। हमारी बात पहुंचने से हो या फिर अपने से हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, काम होने से मतलब है। अब आ जाइए कर्नाटक हाईकोर्ट के इस मामले पर। यहाँ 23 साल के एक दुष्कर्म आरोपी की बेल याचिका आई थी, यानी वो बेल की मांग कर रहा था, लेकिन अदालत ने उसे बेल देने से इनकार कर दिया। परंतु सुनवाई के दौरान जस्टिस आर नटराज ने कानून और सजा को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी कर दिया। ऐसी टिप्पणी कर दिया जो भारतीय नियम कानून और संविधान के अनुरूप बिल्कुल नहीं है, बल्कि खिलाफ नजर आती, यानी ऐसी चीजों का प्रावधान भारत में है ही नहीं। जस्टिस आर नटराज ने कहा कि लोग अपराध इसलिए कैजुअल और रूटीन तरीके से कर रहे हैं क्योंकि कानून के तहत अपराधियों से पर्याप्त सख्ती से नहीं निपटा जा रहा है। यानी उनके कहने का मतलब यह था कि सजा का डर कमजोर पड़ गया है। आगे इन्होंने यह भी कहा कि डेमोक्रेटिक सेटअप में मिले अधिकारों का फायदा लोग उठा रहे हैं। शायद मिडिल ईस्ट जैसे देशों की तरह सख्त सजा, जैसे दोषी के हाथ पैर काटने जैसी सजा होगी तभी लोग कानून मानेंगे। यानी जज साहब के कहने का मतलब यह था कि कानून के दांत कमजोर हो गए हैं, लोगों के भीतर डर कम हो गया है, इसलिए हाथ पैर काटने की सजा जब मिले तब शायद लोग कानून का पालन करेंगे। लोकतंत्र है, इसीलिए लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। अब इन बातों के कई मायने हो सकते हैं, क्योंकि भारत में संविधान और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत कोई भी सजा कानून से तय होती है। और अब तो बीएनएस और डीएनएसएस आ गया है, और जो कानून है उसी कानून से जो सजा मिलती है, वो कानून जो सजा देता है, अदालतें उसी के अनुसार फैसला करती हैं। और भारत में हाथ पैर काटने जैसी सजा किसी भी कानून के तहत नहीं है। इसलिए जज की इन टिप्पणियों को कई लोग आलोचनात्मक ढंग से देख रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं और चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जज ने ऐसा क्यों बोला। अब यही एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी पैदा होता है कि लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए जज साहब को लगता है कि हाथ पैर काटने वाली सजा मिलेगी तब सुधरेंगे। तो फिर जो माननीय लोग कुर्सियों पर बैठ के अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, अपने पद और संविधान से बेईमानी कर रहे हैं, सत्ताधारियों के लिए बिछ जाते हैं, बड़े बड़े सेठों के लिए लौट जाते हैं, उनको ठीक करने का क्या उपाय है? सवाल तो ये भी है कि जो नियम कानून और सजा का प्रावधान पहले से है, क्या वो समयबद्ध तरीके से पूरा होता है? आप लोग करते हैं क्या? आप देखिए कि इसी देश में बलात्कार और हत्या के आरोपी राम रहीम को कैसे एक के बाद एक मामले में राहत मिलती जा रही है। एक आध मामले लटके हैं, हो सकता है जून जुलाई तक उसमें भी राहत मिल जाए। ये लोग जब चाहे तब पैरोल पर बाहर आ जाते हैं, और अब तो इस लाइन पर आसाराम भी चलते हुए दिख रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए, पिछले 2 साल में आसाराम को 15 बार अदालतों से राहत मिली। सवाल है कि माननीय जस्टिस नटराज साहब, बताइए कि आसाराम और राम रहीम जैसों को जो राहत मिल रही है वो किसकी वजह से है? न्यायपालिका में बैठे जजों की वजह से ही तो है। क्या ऐसे ऐसे सजा याफ्ता बलात्कारियों के भी हाथ पांव काटने की बात कोई जज साहब कह सकते हैं क्या? इनके सामने तो पूरा सिस्टम ही बिछ जाता है। जब इतने बड़े बड़े नाम वाले और पूरे सिस्टम में लंबी चौड़ी पहुंच रखने वाले, पैठ रखने वाले लोगों को न्यायपालिका लगातार राहत देती है, उन्हें कथित रूप से बचाती है, तो क्या ये कानून का डर और भय पैदा करता है, या फिर ये साबित करता है कि अगर आपकी सरकार से और सत्ता में बैठे लोगों से साठगांठ है, आप चुनाव जिताने में मदद कर सकते हैं, उनके लिए प्रॉफिटेबल है, तो फिर आपके लिए सारे नियम कानून धरे के धरे रह जाएंगे और आप सरेआम पूरी व्यवस्था को चिढ़ाते हुए, पों का सायरन बजाते हुए जेल से निकाले जाएंगे। सुनवाई के बाद जस्टिस नटराज ने बेल देने से इनकार कर दिया। हालांकि बेल मांगने वाला दुष्कर्म का आरोपी है, मगर सवाल यह है कि आरोपी बनने के बाद जब समयबद्ध तरीके से सजा नहीं होती, सालों साल मामलों को लटकाया जाता है और कई बार तो फर्जी मामले भी बनाए जाते हैं, तो फिर कई बार निर्दोष लोग भी लपेट दिए जाते हैं, कानून के प्रति और ज्यादा डर जाते हैं, और जो आदतन होते हैं उनका डर और खत्म हो जाता है। अब राम रहीम और आसाराम जैसे लोग भला किसी कानून से डर सकते हैं क्या? इस कानून का डर तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में काम करने वाले उन मजदूरों के भीतर बसाया जा रहा है और बसाया जा चुका है, जो बेचारे कुछ हजार की वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। आपको याद होगा 13 अप्रैल को नोएडा की फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। कई दिन तक ये लोग धरना देते रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर अचानक इनका विरोध हिंसात्मक हो गया, पुलिस आई, लाठीचार्ज हुआ, कई मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। ढेर सारे मजदूर 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक जेल में रहे। फिर किसी तरह से जमानत मिली और हर एक मजदूर के लिए करीब 40,000 रुपए का बिल बॉन्ड भरना पड़ा। यानी सोचिए कि जो मजदूर 6 से 13,000 रुपये महीना कमाते, परिवार पालना मुश्किल हो रहा था, पेट नहीं पाल पा रहे थे, तो उन्होंने विरोध किया कि साहब हमारा वेतन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। वो भी 2-4 हज़ार, 2-4 लाख नहीं मांग रहे थे, छोटी सी बढ़ोतरी मांग रहे थे। और माहौल बिगड़ने के बाद सरकार ने बढ़ाया भी, लेकिन चूंकि इन्होंने आवाज़ उठाया था और आंदोलन या प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन हिंसक हो गया था। हालांकि हिंसक हुआ या फिर हिंसक करवाया गया साजिश के तहत, ये भी अपने आप में सवाल है।
बहुत सारे ऐसे भी आरोप सामने आए हैं जिनमें कहा गया कि यूपी पुलिस के ही कुछ लोगों ने माहौल खराब करने का काम किया। बहरहाल कुछ हजार की मजदूरी बढ़ाने निकले मजदूरों पर लाठीचार्ज भी हुआ, करीब 1 महीने तक जेल में भी सड़े और फिर बेल लेने के लिए लगभग हर मजदूर को 40,000 रुपए का बॉन्ड भरना पड़ा। परिवारों ने बताया कि अदालत, जेल, यात्रा, वकील और कागजी खर्चे में 20 से 25,000 रुपया अतिरिक्त खर्चा हो गया। कई मजदूरों का यह भी कहना है कि वो किसी भी हिंसा में शामिल नहीं थे, भीड़ में मौजूद थे या काम से लौट रहे थे, रास्ते से पुलिस ने उठा लिया। उन पर ढेर सारी धाराएं लगाते हुए जेल में डाल दिया गया। समझने वाली बात यह है कि धाराओं में गैर कानूनी सभा, हिंसा, संपत्तियों को नुकसान और कुछ में तो हत्या के प्रयास तक के आरोप लगा दिए गए। कोर्ट ने भी कुछ जमानत आदेशों में कहा कि सिर्फ भीड़ में मौजूद होना गंभीर अपराध का सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन ने कई आरोपियों की अलग अलग हिंसक भूमिका नहीं दिखाई। अब समझने वाली बात यह है कि जेल से छूटने के बाद भी कई मजदूर की परेशानी खत्म नहीं हुई। जेल जाने के बाद नौकरी चली गई, डर है कि कहीं अलग अलग कंपनियों से ब्लैकलिस्ट न कर दिए जाएं, कंपनियां उन्हें नौकरी देने से इनकार न कर दें, क्रिमिनल रिकॉर्ड का भी डर पैदा हो गया है, ग्रेच्युटी रुकने का भी डर पैदा हो गया है और तो और साथ में कर्जे का बोझ भी माथे पर पड़ गया है। सोचिए कि जो मजदूर लोग 6 से 13,000 रुपया, 14,000 रुपया महीना कमाते थे, 2-4 हजार की बढ़ोतरी चाहते थे, उन्हें लगभग 70,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ चुका है। यानी वो सब कर्जे में आ चुके हैं और इस कर्ज की भरपाई करने में उन्हें कितना महीना लगेगा, कितने साल लगेंगे, जरा हिसाब लगाइए। न्यूज़ लॉन्ड्री की ये रिपोर्ट बता रही है कि कई लोगों को तो गिरफ्तार करने के बाद भी परिवार वालों को सूचना तक नहीं समय पर मिली। परिजन अलग अलग स्थान और थानों में ढूंढते रहे, जेलों में ढूंढते रहे। इन मजदूरों की असली समस्या थी कम वेतन, ज़्यादा काम, साप्ताहिक छुट्टी की कमी, न्यूनतम वेतन की मांग और खराब कामकाज के हालात। लेकिन ये सारे सवाल एफआईआर और पुलिसिया नैरेटिव में गायब कर दिए गए। सोचिए कि बेल पाने के लिए मजदूरों को 40,000 प्रति व्यक्ति का बॉन्ड भरना पड़ा। क्या ये सवाल किसी के मन में नहीं आ रहा कि कौन से वो मिलार्ड थे जिन्होंने 40,000 का बेल भरवा लिया मजदूरों से? और यही मिलार्ड लोग कहते हैं कि हमको पेंशनवा कम मिल रही है। क्या 40,000 का बॉन्ड मांगने में एक बार भी ये बात समझ में नहीं आई कि ये मजदूर 40,000 रुपए कहाँ से देंगे? अब ये बेचारे कर्जे में डूब चुके हैं। आगे उन कंपनियों में इन्हें नौकरी मिलेगी भी कि नहीं, इस बात का भी डर सता रहा है। यानी जो मजदूर देश बनाते हैं, जिन मजदूरों के पसीने से देश की व्यवस्थाएं चलती हैं, जिनके टैक्स से देश की व्यवस्थाएं चलती हैं, अदालतों का भी खर्चा पानी चलता है, उन मजदूरों को बेल पाने के लिए 40,000 का बॉन्ड भरना पड़ा है, वो भी प्रति व्यक्ति। जरा पता लगाइए कि जब राम रहीम और आसाराम जैसे सजा याफ्ता बलात्कारियों को बार बार लगातार पैरोल पर बाहर किया जाता है, उन्हें राहत मिल रही है, तो उनसे कितना पैसा वसूला जाता है, उनसे कितना बॉन्ड भरवाया जाता है। सवाल ये भी है कि क्या मजदूरों पर इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा संकट इसलिए डाला जा रहा है ताकि बाकी लोग देख के डर जाएं, सहमे हुए रहें, मुंह न खोलें? क्या ये देश के मजदूरों को सबक सिखाया जा रहा है कि बोलोगे तो 2-4 हजार बढ़ाने के चक्कर में ऐसे कर्जे में डुबा दिए जाओगे कि कई साल तक कर्जे भरते भरते मर जाओगे? न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपनी इस रिपोर्ट में कई मजदूरों की कहानी ग्राउंड रिपोर्ट के तहत दिखाया है, बताया है, उनके परिवारों की कहानी को साझा किया है। आप सभी को ये रिपोर्ट एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इस खबर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए, पढ़िए, देखिए और महसूस करिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी लोकतंत्र की अम्मा, लोकतंत्र की महतारी किस रास्ते पर चल पड़ी है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।